अनीता दिखने में बहुत आकर्षक और नए ज़माने की नॉलेज रखने वाली होशियार लड़की थी। दिखने में अनीता जितनी टमाटर जैसी थी, पढ़ाई में वह उतनी ही आधुनिक ज्ञान रखने वाली थी। अनीता के माँ बाप उससे बहुत प्रेम किया करते थे क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। अनीता ने अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप करते हुए स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी और लगातार एक के बाद एक कई डिग्री हासिल करने के बाद अनीता की एक मेडिकल कॉलेज में अकाउंटेंट की ऊंची पोस्ट पर नौकरी लग गई। कॉलेज के सभी लोग उसके काम की बड़ी सराहना करते नहीं थकते थे क्योंकि वह अपने काम को लेकर बड़ी कमिटमेंट और मेहनती थी। यह देखकर उसके माँ बाप फूले नहीं समाते थे। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में अनीता के साथ एक विवेक नाम का लड़का भी काम करता था। वह मन ही मन अनीता को इतना चाहता था कि पूछो मत, लेकिन अनीता पोस्ट में और पैसों के मामले में विवेक से कहीं आगे थी, जिसके कारण वह अनीता से अपने दिल की बात बताने में डरता था। एक दिन आखिरकार अनीता ने अपने दिल की बात बता ही दी। अनीता को कुछ समय के लिए तो कुछ समय समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार विवेक ने यह बात कैसे बता दी। पहले तो सुनकर हैरान हो गई और फिर उसने इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि अनीता उस डिपार्टमेंट की हेड थी और विवेक अनीता से एक पोस्ट जूनियर था और उसकी तनख्वाह भी अनीता की तुलना में कम थी। लेकिन जब विवेक ने उसे प्रपोज़ किया तो वह मना नहीं कर पाई, क्योंकि विवेक भी किसी गुलाब जामुन से कम नहीं था। हैंडसम सा विवेक उसे भी अच्छा लगता था। साथ में काम करते करते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन विवेक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना रिश्ता अपने दोनों परिवारों की रजामंदी से तय किए गए मुहूर्त के अनुसार दोनों की शादी हो गई। असली झमेला तो शादी के बाद खड़ा हुआ, जहां विवेक के घर में केवल उसकी माँ और पिता ही रहते थे। एक बहन भी थी, लेकिन 1 बरस पहले ही उसकी शादी हो गई थी। पहले दिन ही विवेक की माँ ने अनीता को समझाना शुरू कर दिया कि नई दुल्हन को क्या कपड़े पहनने हैं, घर में किससे कैसे बातचीत करना है, क्या करना है, कब कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तरह तरह के तर्क वितर्कों को अच्छी तरह अपने होने वाली बहू को समझाने लगी। हद तो तब पार हो गई जब अनीता की सासू माँ ने कहा, देखो बहू, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की कोई शारीरिक समस्या हो, जैसे तुम्हारी माहवारी आएगी, तुम सबसे पहले मुझे बता देना, क्योंकि हमारे यहाँ माहवारी में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे उनका चेहरा तक नहीं देखा जाता जब तक वह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जितने भी दिन माहवारी रहेगी, तुम अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा, जिससे वहीं पर तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। अनीता ने हैरान होकर इसका कारण पूछने पर उसकी सास ने बताया, माहवारी में महिलाओं अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उनकी छाया भी लगने से पुरुष को पाप लगता है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण तुम्हें अलग से दूसरे मंजिल पर एक कमरा दे दिया जाएगा, जहाँ तुम आराम से रहना। तुम्हें कोई तकलीफ़ या किसी चीज़ को लेकर समस्या हो तो मुझे बता देना, लेकिन तुम्हें जब तक माहवारी का समय रहेगा तब तक तुम्हें कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकलना है। उस पीरियड के वक्त तुम्हें कमरे के अंदर ही गुजारा बसेरा करना पड़ेगा। अनीता ने जब अपने प्रति इस तरह के व्यवहार को सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके शरीर में बिजली दौड़ने लगी। यह कैसा रीति रिवाज और रूढ़िवाज सोच है, और मैंने किस तरह के अजीबोगरीब लोगों के बीच रिश्ता जोड़ लिया। कहीं मैंने ब्याह करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली। अनीता ने अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं सिर हिलाकर वहाँ अपने कमरे में आ गई। उसने अकेले में विवेक से पूछा, विवेक, तुम्हारी माँ ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा, अब तुम ही बताओ, मैं 5 दिन तक एक कमरे में कैसे बंद रहूं कि कोई मेरा चेहरा तक नहीं देखेगा, तो मैं ड्यूटी कैसे जाऊंगी। विवेक ने अचानक से इस बात से ध्यान हटाकर कहा, अनीता, यह सब औरतों की बातों में मुझे मत फंसाओ, लेकिन यहाँ पर हमारे समाज का रीति रिवाज है, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। जब मेरी बड़ी बहन थी तो वह भी महीने में कुछ दिनों तक कमरे में ही बंद रहती थी, लेकिन तुम तो एक आधुनिक ज्ञान और सोच रखने वाली, हम सबसे शिक्षित महिला हो। तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसे मैनेज करना। तुम्हारे और मम्मी के बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकता। शादी के 10-15 दिन बाद ही वह दोनों 15 दिन के लिए हनीमून पर स्विट्ज़रलैंड चले गए और लौट के आने के 1 महीने बाद ही अनीता और विवेक ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर ली।
शादी के बाद 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अनीता ने एक बार भी अपनी सासू माँ को नहीं बताया था कि महावारी की समस्या हुई। अब अनीता को एक दिन सासू माँ ने उसे बुलाया और पूछा कि क्यों बहू 3 महीने बीत चुके हैं, तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हें पीरियड की समस्या कब होगी। मैंने तुम्हें बड़ी सावधानी पूर्वक पहले ही दिन बता दिया था जिससे मैं तुम्हें अलग रहने की व्यवस्था कर लूँ। अनीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, ऐसा है न माँ जी, मुझे आज तक इस महामारी का सामना नहीं किया है। सासू माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हे अल्लाह, क्या सुन रही हूँ मैं, तुम्हें महामारी नहीं होती। यह सुनते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे विवेक विवेक, सुना तेरे साथ कितना बड़ा खेला हो गया, बाज औरत तेरे पल्ले पड़ गई। विवेक ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा बरामदे में आ पहुंचा जब सास और बहू का तांडव मचा था और बोला, क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो। तब उसकी माँ गुस्से में बोली, तेरी बीवी को तो महामारी की बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या तुम्हें पता नहीं थी, क्या ऐसी लड़की से तुम कैसे फंस गए। विवेक ने मुस्कुराते हुए अनीता की ओर देखा। अनीता ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी, महामारी तो गंदी चीज़ होती है, उसके होने से औरत अशुद्ध हो जाती है, तो उसके ना होने से अच्छा ही है ना। मैं एक बहुत ही शुद्ध लड़की हूँ, ऐसी आपको और कहाँ मिलेगी। सासू माँ चिल्लाकर बोली, अरे लड़की, महामारी ना होने से औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसलिए तूने अपने से छोटे पोस्ट वाले लड़के से शादी कर ली। तभी अनीता ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात है या बुरी बात। तो उसकी माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर अनीता ने पूछा, अगर महामारी बच्चे पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई। आगे अनीता ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, मुझे भी महामारी आती है, लेकिन मैं आपकी इस रूढ़िवादी बात को नहीं मानती जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे। यह तो बिल्कुल ही ईश्वर के द्वारा निर्मित प्रक्रिया है और आजकल तो मॉडल युग में साफ सफाई के लिए अच्छे अच्छे किस्म के पेड़ उपलब्ध है जिससे हमारी बाहरी लोगों से भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है तथा कपड़ों पर भी कोई दाग नहीं लगता है। फिर इस तरह का अंधविश्वास क्यों। लेकिन सास तो सास ही होती है, अपनी बात को गलत साबित होने कैसे दे सकती थी। वह जल्दी से बोल पड़ी, तुम मॉडल युग के बच्चे बाप दादाओं की परंपरा को हंसी मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कहा था कि अलग रहना, तुमको 4 दिन आराम मिल जाएगा और वैसे कोई घर का काम भी नहीं करना पड़ता। अपने बाप दादाओं से कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ अपनी गलतियों को आजमा कर ही बनाए होंगे। अनीता बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को उदाहरण देकर समझाती है कि सोने के पिंजरे में बंद करके किसी तोते को अगर अच्छे उसके पसंदीदा खाना दाना खिलाने पर भी वह खुश नहीं होगा, वैसे ही पीरियड्स में मुझे भी समस्या होती है और जब ज़रूरत होती है तो मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन यह कहाँ की न्याय की बात है कि मुझे तोते की तरह एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि कुछ नहीं करना है, आराम ही करना है। अगर मुझे महसूस होगा कि अब मुझे आराम करने की ज़रूरत है तो मैं खुद कहूँगी कि मुझसे काम नहीं हो रहा है और मुझे आराम करने की ज़रूरत है। यह सब सुनकर अनीता की सास ने अब अनीता के खिलाफ अपना आखिरी चाल चली और विवेक की ओर आंखों में आंसू भर के बोली, देख ले बेटा, 7 दिन की लड़की मेरे साथ कैसे कैसे फालतू की बकवास कर रही है। क्या यह सब सुनने के लिए मैंने तेरे लिए रिश्ते की हाँ की थी। अब माँ बेटे बोलने से पहले ही अनीता ने कहा, माँ जी, विवेक इस बात को लेकर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वह मुझसे पहले ही वादा कर चुके हैं कि वह महिलाओं के फालतू के लफड़े में नहीं फंसने वाले। क्योंकि विवेक, मैं सही बोल रही हूँ ना। ऐसा कहकर अनीता अपने कमरे की ओर चली गई क्योंकि अभी उसे बहुत सारे ऑफिस के काम करने थे। विवेक और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, पुरानी सोच और परंपराओं का अंधविश्वास खत्म करने के लिए हमें भी अनीता की तरह बड़ी होशियारी और समझदार तरीके से काम लेना होगा। अतः दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।